नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कमेंट करके ये बोल रहे थे कि खंडहर वाली सीरीज का एपिसोड 2 लेकर आओ, या फिर मैं उस सीरीज को पूरा किए बिना ही दूसरी स्टोरीज क्यों ला रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो सीरीज मैंने दिन से 12 बजे के लिए शुरू की थी और वो कल से हर रोज दोपहर को 12 बजे आपको मिल भी जाएगी। आज और कल इस वजह से नहीं आ पाई क्योंकि अभी उसके ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है, पर कल से आपको मिल जाएगी। बाकी डेली आपको शाम को 7 बजे जो स्टोरी मिलती रहती थी वो तो मिलती ही रहेगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल वालों की दिल्ली की रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम सान्या मेहरा है। सान्या पेशे से एक ग्राफिक डिजाइनर है। तो चलिए अब ये कहानी ग्राफिक डिजाइनर सान्या मेहरा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सान्या मेहरा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूं। लेकिन ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूं, ये मेरे मुंबई शिफ्ट होने के कुछ ही हफ्तों बाद घटी थी। शायद आपने भी कभी ना कभी वो लाइन सुनी होगी, हर शहर अपने साथ एक रहस्य लेकर आता है। पर उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि मेरे हिस्से का रहस्य इतना डरावना और जानलेवा होगा। मैं प्रोफेशन से ग्राफिक डिजाइनर हूं और उस वक्त दिल्ली में मेरा करियर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन राहुल के साथ तलाक के बाद सब कुछ बिखर गया था। हमारी शादी को मुश्किल से 3 साल हुए थे और उन 3 सालों में मैंने ऐसा कुछ झेला जो शायद कोई दुश्मन भी ना झेले। रिश्तों में शक, लड़ाई, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सब खत्म हो गया। उसके बाद मैं दिल्ली में नहीं रह पाई। मुझे हर मोड़, हर बिल्डिंग, यहां तक कि घर की दीवारों तक से राहुल की याद आती थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए और वही सोचकर मैं मुंबई आ गई थी। मुंबई आकर मैंने सबसे पहले एक काम किया, रेंट पर रहने के लिए कोई सस्ता और ठीक ठाक सा फ्लैट देखना। अब मुंबई में अगर एक अच्छा लोकेशन चाहिए तो कीमत आसमान छूती है, और अगर कीमत कम चाहिए तो या तो लोकेशन डरावना होता है या फिर फ्लैट खुद। फिर एक दिन एक एजेंट ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैम, आपको सी विस्टा रेसिडेंसी में फ्लैट चाहिए था ना? एक फ्लैट खाली हुआ है, 3री मंजिल पर, फ्लैट नंबर 305। अब नाम सुनते ही मुझे थोड़ा अजीब लगा। 305, ना जाने क्यों उस नंबर में कुछ अलग सा वाइब था। लेकिन जब उसने बताया कि फ्लैट पूरी तरह फर्निश्ड है, सी फेसिंग है और रेट भी काफी कम है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। इतना सस्ता फ्लैट मुंबई में, मतलब ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। मैंने उस दिन शाम को ही फ्लैट देखने का प्लान बना लिया। जब मैं पहली बार उस बिल्डिंग के सामने खड़ी थी ना, तो वहां की खामोशी और ठंडक कुछ अलग सी थी। सामने बड़ा सा गेट था, 2 सिक्योरिटी गार्ड और अंदर की तरफ एक लिफ्ट लॉबी जो शायद कई लोगों की कहानियां चुपचाप अपने अंदर छुपाए हुए थी। मैम, 3री मंजिल पे लिफ्ट लेकर सीधे जाओ, फ्लैट 305 सामने ही पड़ेगा, गार्ड मिस्टर वर्मा ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अब उनकी मुस्कान में एक अजीब सी चीज थी, जैसे वो जानबूझकर कुछ छुपा रहे हों, जैसे वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन रोक रहे हों। मैंने हल्के से पूछा, अंकल, ये फ्लैट इतने कम रेट में क्यों मिल रहा है? उन्होंने मुस्कुराहट को थामते हुए धीरे से कहा, बस ऐसे ही मैडम, कुछ लोग टिक नहीं पाए यहां, शायद फ्लोर पसंद नहीं आया होगा। अब मुझे भी ज्यादा शक नहीं हुआ। मैं लिफ्ट से 3री मंजिल पर पहुंची और जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, सामने लंबा सा कॉरिडोर, दोनों तरफ फ्लैट्स के दरवाजे और बीच में एक स्लो फ्लिकर करता हुआ बल्ब जिसकी झिलमिलाहट दिल की धड़कन को थोड़ा बढ़ा देती थी। 305 दरवाजे पर नाम की कोई प्लेट नहीं थी। चाबी एजेंट ने मुझे पहले ही दे दी थी। मैंने चाबी घुमाई, दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। पर यह हवा पंखे या खिड़की से नहीं थी, ये जैसे घर की रूह से निकली कोई सांस थी। फ्लैट सच में बहुत सुंदर था।
सामने बालकनी से सीधा समंदर दिखाई देता था। एक छोटा सा लिविंग एरिया, साइड में मॉड्यूलर किचन और अंदर की तरफ 2 रूम्स। फर्नीचर एकदम नया था और साफ सफाई भी ठीक थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था। एक अजीब सी चुप्पी, जैसे किसी ने यहां बहुत दिन से मुंह नहीं खोला हो, जैसे दीवारें कुछ कहना चाह रही हों। मैंने एजेंट को कॉल करके कंफर्म किया और फ्लैट फाइनल कर लिया। उसी दिन शाम को मेरी शिफ्टिंग हो गई। सारा सामान कम ही था, बस 2 सूटकेस, एक लैपटॉप बैग और कुछ छोटे बड़े बॉक्स। लेकिन जब मैं वहां शिफ्ट हुई तो पहले ही दिन एक अजीब सी चीज महसूस हुई। रात को 12:30 के करीब जब मैं कमरे में लाइट बंद करके मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बालकनी से लिविंग रूम की तरफ तेजी से गुजरा हो। अब चौंकना तो लाजमी था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद परछाई होगी या मेरी आंखें थकी हुई हैं। पर अगले ही पल मैंने बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनी, जैसे किसी ने टैप ऑन किया हो। मैं उठकर गई, चेक किया, सब कुछ बंद था, कोई नल खुला नहीं था। अब डर तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि नया फ्लैट है, शायद कुछ नॉर्मल साउंड्स होंगे। मैं वापस बेड पर आई, लेकिन दिल का धड़कना अब थोड़ा बढ़ चुका था। रात गुजरी, पर मैं पूरी नहीं सो पाई। अब ये तो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये फ्लैट सिर्फ कम रेट में नहीं, बल्कि एक भारी कीमत लेकर आया है। मेरी मानसिक शांति, मेरी हिम्मत और शायद मेरी जान। उस रात मैंने जैसे तैसे नींद की कोशिश तो की थी, पर आंखें थीं कि बंद होकर भी बार बार खुल रही थी। मोबाइल की स्क्रीन बार बार चेक कर रही थी, लेकिन हर बार वही 12:30 का वक्त ठहर जाता था, जैसे समय खुद ही उस फ्लैट में अटक गया हो। मैं जिस बिस्तर पर लेटी थी, उसकी चादर तक मुझे हल्की ठंडी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने थोड़ी देर पहले ही उठकर उसे झटका हो। मैं अपनी ही हर हरकत से डरने लगी थी। हल्की सी खांसी, चादर की सरसराहट, दीवार की हल्की चटकन, सब कुछ जैसे किसी और की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। पर मैं उस वक्त भी यही सोच रही थी कि शायद ये सब कुछ नया है। एक अलग शहर, अजनबी माहौल, अकेलापन, ये सब भी तो दिमाग में अजीब अजीब ख्याल ले आते हैं, खासकर तब जब इंसान खुद भी अपनी पुरानी जिंदगी से भागा हुआ हो। लेकिन अगले दिन जो हुआ, उसने मेरे इस लॉजिकल माइंडसेट की हवा निकाल दी। सुबह करीब 7 बजे की बात है। मैंने अलार्म से पहले ही उठकर मोबाइल चेक किया। जैसे ही मोबाइल स्क्रीन ऑन हुई तो एक मैसेज नोटिफिकेशन दिखा, पर यह नॉर्मल टेक्स्ट या व्हाट्सएप नहीं था। ये मेरे ही फोन के नोट्स ऐप में कुछ लिखा हुआ था। और यह सबसे अजीब बात थी, क्योंकि मैंने रात को न तो कोई नोट्स टाइप किए थे और ना ही मेरा मोबाइल किसी से शेयर किया हुआ था। मैंने उस नोट को जैसे ही खोला, उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, 3 दिन का टाइम है। वो पढ़ते ही मेरे पूरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई, हाथ कांपने लगे और मोबाइल मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। कुछ सेकंड्स के लिए मेरी सांस रुक सी गई थी, क्योंकि वो लाइन पढ़ते ही मुझे राहुल की याद आ गई। वो भी मुझे अक्सर गुस्से में बोलता था कि तू बचेगी नहीं। अब दिमाग में वो शक आया कि कहीं ये राहुल ने तो नहीं लिखा, पर कैसे? नंबर तो ब्लॉक है और वो मेरे नोट्स ऐप तक कैसे पहुंच सकता है? मैं कुछ पल चुपचाप बैठी रही, फिर खुद को तसल्ली देने लगी कि शायद कल फ्लैट में डर के माहौल की वजह से मैंने नींद में ही कुछ टाइप कर दिया हो या कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो। लेकिन फिर जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो आईने में एक बेहद अजीब चीज दिखी। मैं तो अपने चेहरे पर पानी मार रही थी, लेकिन शीशे में मेरी परछाई रुक चुकी थी और उस परछाई के चेहरे पर जो भाव थे वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा राहुल की गुस्से में हुआ करता था। लेकिन अगले ही पल जैसे कुछ नहीं हुआ हो, परछाई फिर मेरी हरकतें कॉपी करने लगी। उस वक्त तक मैं खुद को किसी तरह से नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं अब डर ने घर बना लिया था। शाम को मैंने अपने ऑफिस के काम से ध्यान भटकाने की कोशिश की। लैपटॉप खोला, एक क्लाइंट का डिजाइन कंप्लीट किया, फिर सोचा चलो थोड़ा बाहर जाकर हवा खा लेती हूं। जैसे ही मैं बाहर कॉरिडोर में निकली, सामने की तरफ बिल्कुल खामोश माहौल था। बाकी फ्लैट्स के दरवाजे बंद थे और उस फ्लोर पर किसी इंसान की आवाज तक नहीं आ रही थी। जब मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ी तो सामने की तरफ बालकनी से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई चुपचाप मेरी हरकतें देख रहा हो। मैंने पलटकर देखा तो बालकनी के कोने में मुझे एक झलक दिखी। कोई लड़का अधझुकी कमर के साथ सिर नीचे किए खड़ा था, पर जैसे ही मैंने उसे गौर से देखने की कोशिश की, वो तुरंत गायब हो गया। उस वक्त मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई, क्या ये वही लड़का हो सकता है
जो इस फ्लैट में मुझसे पहले रहा हो। जैसे ही मैं रात को वापस फ्लैट में लौटी, अंदर की हवा पहले से भी ज्यादा भारी लगने लगी थी। लाइट्स ऑन थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उजाला होते हुए भी कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो मुझे देख रहा है लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रही। मैंने खुद को मजबूत किया, टीवी ऑन किया ताकि दिमाग बढ़ जाए, पर आवाज कम थी और दिल की धड़कन ज्यादा। तभी दरवाजे की ओर से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। दरवाजे पर कोई खरोंच रहा था। डरते डरते मैंने स्पाई होल से देखा, पर बाहर कोई नहीं था। तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा पेपर स्लिप अंदर की तरफ सरकता है। मैंने झुककर उसे उठाया और उस पर लिखा था, रहना है तो कबूल करना पड़ेगा। अब ये लाइन पढ़ते ही मेरा सिर घूम गया। किसे कबूल करना है? और क्या? कौन है जो ये सब कर रहा है? राहुल तो अब इस दुनिया में नहीं था, या क्या वो सच में नहीं था? मेरा दिल अब डर से ज्यादा उलझन में था, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ डरावना नहीं था, बल्कि पर्सनल था। ये सब मेरे ही अतीत से जुड़ा लग रहा था। अब मेरा शक बढ़ने लगा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी पुरानी जिंदगी से ही किसी तरह जुड़ा है। शायद इस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो सिर्फ उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जो किसी न किसी गुनाह या पछतावे से बंधे होते हैं। उस दिन के बाद मुझे हर आवाज, हर परछाई, हर कोने से डर लगने लगा। मैं खुद को किसी कैद में महसूस करने लगी थी, जैसे फ्लैट के दरवाजे मेरे लिए बंद नहीं बल्कि खुद एक जाल बन गए थे। और ये जाल अब धीरे धीरे मेरी सोच, मेरी नींद और मेरी हिम्मत को निगलने लगा था। लेकिन मैं अभी भी कोशिश कर रही थी खुद को समझाने की, तसल्ली देने की कि शायद ये सब बस मेरे थक चुके दिमाग की चाल है। पर कहीं ना कहीं मैं अब जान चुकी थी, फ्लैट नंबर 305 बस एक घर नहीं, एक चेतावनी है। और अब वक्त कम बचा है। उस रात मैंने जैसे ही लाइट बंद करके अपनी आंखें मूंदी तो दिमाग में वही लाइन घूमती रही, रहना है तो कबूल करना पड़ेगा। अब कबूल क्या करना है, किससे करना है, और सबसे जरूरी क्यों करना है? ये सवाल मेरे दिमाग में किसी भूखे भेड़िए की तरह घूम रहे थे, जैसे मेरे हर सोच को चीर कर जवाब मांग रहे हों। मैं जितना खुद को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब मेरे मन का वोम है, उतना ही डर मेरे अंदर गहराता जा रहा था। जिस फ्लैट को मैंने सुकून की तलाश में लिया था, वही अब मुझे ऐसी जगह लगने लगी थी जहां दीवारें भी मेरी हर हरकत देख रही थी। दरवाजे बंद थे, लेकिन उनके पीछे कुछ था, कोई जो बार बार खुद को मेरी सोच में दर्ज करवा रहा था, जैसे ये जगह अब सिर्फ मुझे छांट रही हो। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि अपने नोट्स ऐप को दोबारा चेक किया। वहां अब वो लाइन नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि पिछले रात की नींद में भी मैं पूरी तरह जागी हुई थी। अब मेरा ध्यान कहीं और नहीं जा रहा था। ऑफिस का काम, क्लाइंट्स, मेल्स, सब बैक सीट पर चला गया था। उस दिन मैंने सोचा कि क्यों ना फ्लैट में थोड़ी अच्छी सफाई कर लूं। शायद कुछ बदलाव से माहौल हल्का लगे, शायद खुद पर भरोसा लौटे। लेकिन वो जो सफाई का आइडिया था, वही मेरे लिए नया झटका बन गया। जैसे ही मैं बेडरूम के कोने में रखी एक पुरानी सी दराज को खाली करने लगी, उसके अंदर मुझे एक छोटा सा पुराना लैपटॉप मिला, पूरी तरह धूल में लिपटा हुआ। ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। अब पहले तो मैं सोच रही थी कि इसे सीधा बाहर फेंक दूं, लेकिन फिर मन में एक सवाल उठा कि आखिर ये लैपटॉप यहां है किसका? और अगर किसी किराएदार का था तो वो इसे ऐसे कैसे छोड़ गया? और अगर ये फ्लैट सच में कुछ छुपा रहा है, तो क्या पता यही वो चीज हो जो सच्चाई तक पहुंचने का जरिया बन जाए। मैंने लैपटॉप को उठाया, चार्जर लगाया और ऑन करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि इतने साल पुराना दिखने के बावजूद भी लैपटॉप ऑन हो गया। अब मेरा दिल धक धक कर रहा था, जैसे इस मशीन में कोई राज बंद हो जो खुलते ही जिंदगी बदल देगा। जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, डेस्कटॉप पर सिर्फ एक ही फोल्डर था, नाम था ट्रूथ। यह देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। अब मैं समझ चुकी थी कि कुछ तो है जो मुझसे पहले यहां रहा और अपनी कहानी छोड़ गया। मैंने फोल्डर खोला तो उसमें 4-5 वीडियो फाइलें थीं, सब एक के बाद एक दिन की लग रही थी। पहली वीडियो प्ले की। एक लड़की बैठी थी, खुद को कैमरा के सामने रिकॉर्ड कर रही थी। आंखों में नींद की कमी, चेहरे पर डर, और बैकग्राउंड में वही मेरा बेडरूम दिख रहा था। उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम अनामिका है, और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी उसी फ्लैट में रह रहे हो जिसमें मैं अभी हूं।
305। उसकी आवाज में थरथराहट थी, लेकिन शब्द सीधे दिल में घुसते थे। वो बताने लगी कि किस तरह उसे यहाँ अजीब अजीब सपने आने लगे, कैसे उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की परछाइयां दिखने लगी और कैसे हर दिन कुछ न कुछ अजीब होता गया। दूसरी वीडियो में उसने कहा, मुझे लगता है कि इस जगह की कोई ताकत उन लोगों को ही खींचती है जिनके अंदर कोई पछतावा होता है। मैं भी एक गुनाह करके यहाँ आई थी। अब उसके बाद उसने कैमरा के सामने रोते हुए जो कहा, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने एक लड़की को धोखा दिया था और उसके सुसाइड के बाद से ही मैं ये सोचकर भाग रही थी कि शायद शहर बदलने से सच्चाई भी पीछा छोड़ देगी, पर नहीं, ये फ्लैट मुझे ढूंढ लाया। अब मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। एक तरफ तो मैं डर के मारे सन्न थी और दूसरी तरफ मेरे अंदर ये बात घर करने लगी थी कि शायद ये फ्लैट सच में उन लोगों को खींचता है जिनके पास कोई ना कोई छुपी हुई सच्चाई हो, कोई ऐसा गुनाह या फैसला जिसे वो खुद से भी छुपा चुके हों। और फिर उस वक्त पहली बार मेरे दिल में यह सवाल उठा, क्या मैं भी ऐसा ही कुछ लेकर यहां आई हूं? क्या राहुल की मौत में सच में मेरा कोई हाथ नहीं था, या कहीं ना कहीं मैं भी उस हादसे की एक अदृश्य वजह तो नहीं? मैंने लैपटॉप को वहीं छोड़ दिया, चुपचाप सोफे पर बैठ गई और छत को घूरते हुए सोचती रही कि अगर उस लड़की की बातें सच हैं तो इस फ्लैट में कोई भूत या चुड़ैल नहीं है। ये फ्लैट खुद एक जिंदा इकाई है, एक ऐसा जाल जो गुनहगारों को अपनी ओर खींचता है और फिर धीरे धीरे उन्हें निगल जाता है। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं इस सब को नजरअंदाज करूं और खुद को किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की मरीज समझकर दवाइयां लेना शुरू कर दूं, या फिर उस फ्लैट के पीछे की सच्चाई को एक्सप्लोर करूं। लेकिन खतरा यह था कि अगर मैं गहराई में गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वापस ना आ सकूं। लेकिन सच बताऊं, डर के उस पार जाने का लालच भी अजीब होता है। मुझे अब हर हाल में जानना था कि यह फ्लैट आखिर चाहता क्या है और क्यों यहां कोई नहीं बचता। उस रात जब मैंने लैपटॉप की सारी वीडियो देख ली थी और अनामिका की कहानी मेरे दिल दिमाग में जड़ की तरह जम चुकी थी, तब से मेरी सोचने समझने की ताकत धीरे धीरे जैसे खत्म होने लगी थी। मैं बेड पर बैठी छत की तरफ देख रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। बार बार वही सवाल, क्या सच में ये फ्लैट सिर्फ उन लोगों को चुनता है जो अपने बीते हुए फैसलों से भाग रहे होते हैं? क्या सच में ये दीवारें सब कुछ देख रही होती हैं? क्या उन रूम्स के कोनों में कोई बैठा होता है जो हमारी हर हरकत को अपने तरीके से जज करता है? इन सब सवालों के बीच में चुपचाप उठी, वॉशरूम गई, चेहरा धोया और फिर जैसे ही आईने की तरफ देखा तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी परछाई कुछ सेकंड तक रुक गई थी। मतलब मैं चेहरा पोंछ रही थी, लेकिन आईने में जो मैं थी वो स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, एक तक मेरी आंखों में झांकती हुई। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरे सीने के अंदर दिल की धड़कन ने ब्रेक लगा लिया हो, जैसे सांस लेने की क्रिया रुक गई हो और वक्त ठहर गया हो। लेकिन अगले ही सेकंड में सब फिर नॉर्मल सा लगने लगा। पर मन के अंदर जो डर का बीज उस एक पल में बोया गया था वो अब जड़ पकड़ चुका था। मैंने खुद को संभाला, सोचा शायद ज्यादा सोच रही हूं। फिर से वही लॉजिक वाला बहाना देकर खुद को समझाने की कोशिश की। सान्या, तू थक चुकी है, दिमाग ओवरटाइम कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, सब बस दिमाग का गेम है। लेकिन जब हर दो कदम पर कोई ना कोई चीज सवाल खड़ा कर दे तो उस गेम में हार तय हो जाती है। अब मुझे यह भी समझ आने लगा था कि जब लोग कहते हैं डर अंदर से पैदा होता है तो वो शायद इसी एहसास की बात कर रहे होते हैं। जब आपको पता होता है कि कुछ गड़बड़ है, पर आप खुद को जबरदस्ती यकीन दिला रहे होते हैं कि कुछ नहीं है। उसी रात जब मैं अपने कमरे में वापस गई और लाइट बंद की तो उस आईने वाली घटना का ख्याल बार बार आ रहा था। तो मैंने मन में सोचा कि चलो अब से शीशे को कवर करके रखूंगी ताकि दोबारा कुछ न दिखे। जैसे ही मैं आईने के पास पहुंची और उस पर हाथ रखा, मुझे शीशे में पीछे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। पीछे मुड़कर देखा तो दीवार एकदम साफ थी, लेकिन शीशे में साफ लिखा था, सच को मत छुपा, वो तुझसे पहले ही जाग चुका है। अब उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने मेरी टांगों के नीचे से जमीन खींच ली हो। गला सूख चुका था, आंखें पसीने से धुंधला रही थीं और दिल में जो डर पहले अंदर ही था वो अब बाहर छलकने लगा था। मैंने जैसे तैसे खुद को वहां से खींचा, रूम की लाइट जलाई और बेड पर बैठ गई। अब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये फ्लैट मुझे इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि सीधा मेरे सामने खड़ा है।
मुझसे बात कर रहा है, मेरे मन के डर को खुद में बदल रहा है। सुबह उठते ही मैंने पहली बार सोचा कि क्यों ना इस सब के बारे में किसी से बात करूं, और जो नाम सबसे पहले दिमाग में आया वो था श्रुति। वो मेरी बिल्डिंग की दूसरी साइड में रहती थी। हम कुछ ही दिन पहले नीचे कॉमन एरिया में मिले थे और उसने खुद बताया था कि उसने इस बिल्डिंग के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। मैंने उसे कॉल किया। उसने आवाज सुनते ही पहचान लिया और बोली, ओहो मिस न्यू टेनेंट, बोलो कैसी लग रही हैं सी विस्टा। मैंने बिना वक्त गवाए कहा, श्रुति आज अगर फ्री हो तो मिल सकते हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। उसने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, दोपहर को मैं आ जाती हूँ। मैंने उसे घर बुलाया और जैसे ही वो आई मैंने बिना घुमा फिराकर उसे सब बता दिया। लैपटॉप, आईना, वो नोट्स, वो खड़खड़ाहटें, सब कुछ। श्रुति पहले तो थोड़ी चुप रही, फिर बोली, तू अकेली नहीं है सान्या, इस फ्लैट को लेकर पहले भी कई टेनेंट्स आए और गए हैं। कुछ तो इतनी बुरी हालत में निकले कि वापस लौटे ही नहीं। एक लड़की तो। उसने कहते कहते खुद को रोक लिया। मैंने पूछा, एक लड़की क्या? उसने धीरे से कहा, उसी के बारे में शायद तूने वीडियो देखी होगी, अनामिका। अब मैं समझ गई कि श्रुति उससे वाकिफ थी। शायद उसने कुछ जाना हो उस हादसे के बारे में जो अब तक सबको चुप रखे हुए हैं। उस दिन के बाद मेरी और श्रुति की बातें बढ़ने लगीं। हम दोनों मिलकर इस फ्लैट के बारे में इंटरनेट पर, पुराने रिकॉर्ड्स में, लोकल गार्ड से, हर जगह से जानकारियां जुटाने लगे। और जो बातें सामने आने लगीं उन्होंने मेरे डर को और भी गहरा कर दिया। इस फ्लैट की पुरानी फाइल्स, पुराने अखबारों में छपी रहस्यमयी मौतों की खबरें, और हर बार फ्लैट नंबर 305 का नाम उन खबरों में शामिल होता था। कभी किसी की हार्ट अटैक से मौत, कभी किसी का अचानक पागल हो जाना, कभी किसी का फ्लैट में फांसी पर झूलता मिलना। पर हर केस में कोई सीधी वजह नहीं मिलती थी, जैसे सबने खुद ही अपनी जान ली हो या जैसे उन्हें किसी ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया हो। अब मुझे समझ में आ गया था कि जो कुछ मैं देख रही थी वो बस डर नहीं था, वो एक हकीकत थी, और ये हकीकत किसी ऐसे खेल का हिस्सा थी जिसमें मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। और अब जब मैं चाहकर भी भाग नहीं सकती तो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहले मुझे ये जानना होगा कि इस खेल के पीछे कौन है। सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये कोई ताकत है जो गुनाह से जिंदा होती है और जो कभी माफ नहीं करती। जिस दिन मैंने और श्रुति ने मिलकर तय किया कि अब हमें इस फ्लैट की सच्चाई को पूरी तरह जानना ही है, उसी दिन एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर भरने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये फ्लैट खुद ही मेरी हरकतों को भांप रहा हो, जैसे वो जान गया हो कि अब मैं उसकी परतें खोलने वाली हूं। उस दोपहर जब हम दोनों सी विस्टा की बिल्डिंग के नीचे बैठे थे, हमने पहली बार फ्लैट नंबर 305 की हिस्ट्री को डीपली खंगालने का फैसला किया। और इसके लिए सबसे पहले जो नाम दिमाग में आया वो था मिस्टर वर्मा, यानी सिक्योरिटी गार्ड जो शुरू से यहां ड्यूटी कर रहा था। और शायद वही इंसान था जिसने इन सभी टेनेंट्स को आते जाते देखा होगा। हम दोनों सीधे उसके कैबिन की तरफ गए, जहां वो अपनी कुर्सी पर बैठा रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। मैंने सीधे सीधे पूछा, वर्मा अंकल, एक बात पूछनी है आपसे, सच सच बताइएगा, इस 305 नंबर वाले फ्लैट में अब तक कितने लोग रह चुके हैं? उसने हमारी तरफ थोड़ी देर तक देखा, फिर लंबा सांस लेते हुए बोला, कई लोग आए मैडम, और जल्दी ही चले भी गए। किसी ने 2 दिन भी पूरे नहीं किए, किसी ने 3 रात भी नहीं काटी। एक लड़का था, रोहित नाम था उसका, आईटी सेक्टर में जॉब करता था। तीसरी सुबह उसकी डेड बॉडी मिली थी, बाथरूम के शीशे में अपनी कलाई काट चुका था। पुलिस ने कहा सुसाइड, लेकिन जब हमने उसका चेहरा देखा था ना, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। और फिर आई थी अनामिका, वही लड़की जिसकी बात तुमने की थी। वो भी 3 दिन बाद गायब हो गई थी, बस एक चिट्ठी छोड़ी थी, मुझे मत ढूंढना, ये फ्लैट अब मेरा नहीं रहा। और भी कई लोग आए पर कोई नहीं बचा। उसके लहजे में जो सच्चाई थी उसने हम दोनों को एकदम खामोश कर दिया था। अब हमें यकीन हो चुका था कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब कुछ एक पैटर्न में हो रहा था और हमें उस पैटर्न को तोड़ना ही था। इसलिए हमने तय किया कि हम बिल्डिंग की रजिस्ट्री में जाकर चेक करेंगे कि फ्लैट नंबर 305 में शुरू से लेकर अब तक कौन कौन लोग रहे हैं और उनमें से कितने लोग किसी अजीब मौत का शिकार हुए हैं। श्रुति ने अपने जान पहचान वाले एक लोकल बिल्डिंग स्टाफ से बात की और हमें अगले दिन
बिल्डिंग की पुरानी रजिस्टर्ड फाइल्स देखने का मौका मिल गया। उस दिन जब हम फाइल्स लेकर बैठे तो उसमें सबसे पहले जो नाम दिखा वो था अशोक भाटिया। उसके नाम के नीचे जो लिखा था उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। मृत्यु दिनांक 15 मार्च 2007, कारण आत्महत्या। दूसरा नाम स्वाति अग्रवाल, नीचे लिखा था 9 अप्रैल 2009, मानसिक अस्थिरता के चलते अस्पताल में भर्ती, फिर लापता। तीसरा नाम दीपक चौहान और उसके आगे मौत का कारण अज्ञात, केस बंद। अब इन फाइलों को पढ़ते पढ़ते हमें एक बात समझ में आने लगी थी। हर तीसरे किराएदार की कहानी अधूरी थी और हर किसी की फाइल में कुछ न कुछ ऐसा लिखा था जो साफ तौर पर इशारा कर रहा था कि ये फ्लैट उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इन सभी की जिंदगी में एक बात कॉमन थी। सबके सब या तो किसी ब्रेकअप से गुजरे थे, किसी गुनाह से भाग रहे थे, या फिर किसी ऐसे राज को छुपाए बैठे थे जो किसी दूसरे की मौत की वजह बना था। यानी ये फ्लैट सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक चुनी हुई जगह थी, एक ऐसा ट्रैप जो उन्हीं लोगों को अपनी तरफ बुलाता था जिनके अंदर गिल्ट था। एक ऐसा गिल्ट जिसे वो चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर सकते। अब मेरी हालत अजीब होने लगी थी। मैं अंदर से घुट रही थी क्योंकि जितना मैं इस फ्लैट की सच्चाई के पास जा रही थी उतना ही मेरा अपना अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो रहा था। राहुल की मौत, हमारा झगड़ा, वो एक्सीडेंट और उससे पहले की हमारी बहस, सब कुछ अब एक फिल्म की तरह दोबारा मेरे सामने चलने लगा था। और अब वो सवाल जो मैंने खुद से कभी नहीं पूछे थे वो भी सामने आने लगे। क्या सच में मैंने जानबूझकर ब्रेक्स को चेक नहीं किया था? क्या मैं चाहती थी कि वो हादसा हो? क्या मैं ही उसकी मौत की परछाई थी? शायद नहीं, शायद हां। पर सच ये था कि मैं खुद उस हादसे की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी और इसी गिल्ट ने शायद मुझे भी इस फ्लैट तक पहुंचा दिया। लेकिन अब सिर्फ सच्चाई जानना काफी नहीं था। अब हमें यह पता लगाना था कि क्या वाकई इस फ्लैट से कोई बचा भी है या नहीं। इसलिए हमने तय किया कि अगला कदम होगा फ्लैट की पुरानी बनावट और उसकी लोकेशन को समझना। उसी दिन श्रुति ने बिल्डिंग प्लान की एक फोटो खींची जो रजिस्ट्रेशन रूम के बाहर लगी थी और वहां एक बात देखकर हम दंग रह गए। दरअसल आज जो फ्लैट नंबर 305 है, पहले वो 2 फ्लैट हुआ करते थे, 305A और 305B। दोनों को मर्ज करके एक फ्लैट बनाया गया था और अजीब बात यह थी कि इन दोनों फ्लैट्स में ही पहले मर्डर हो चुके थे। एक फ्लैट में पति ने अपनी बीवी को शक के चलते मार डाला था और दूसरे में एक लड़की ने सुसाइड किया था क्योंकि उसका प्रेमी किसी और से शादी करने वाला था। यानी कि ये फ्लैट पहले ही 2 अधूरी मौतों का गवाह बन चुका था और जब इन्हें एक साथ जोड़ा गया तो जैसे उनके सारे अधूरे डर, पछतावे, गुस्से और घुटन ने एक साथ मिलकर इस नई जगह को जिंदा बना दिया था और तब से ये फ्लैट एक शिकारी बन गया था। अब हमें समझ में आने लगा था कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, कोई डायन या चुड़ैल नहीं, बल्कि ये एक इमोशनल वॉर्टेक्स बन चुका है जो हर उस इंसान को निगल लेता है जो खुद से भाग रहा होता है। अब मुझे डर नहीं, गुस्सा आने लगा था, खुद पर, इस फ्लैट पर, अपनी चुप्पी पर। और उसी गुस्से के साथ मैंने पहली बार फ्लैट के शीशे में खुद को देखा और साफ साफ कहा, अब मैं नहीं डरूंगी, अब जो सच है वो सामने लाकर रहूंगी। लेकिन उसी वक्त मेरे पीछे खिड़की का पर्दा अचानक से जोर से उड़ने लगा, बिना हवा के, बिना किसी हलचल के। और मैंने आईने में जो देखा उसने मेरी हिम्मत की धज्जियां उड़ा दी। आईने में मैं नहीं थी, वहां कोई और खड़ा था, उसी जगह, उसी कपड़ों में, लेकिन चेहरा राहुल का था। जब आईने में मैंने वो चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी जैसे कानों में कोई तेज ड्रम बज रहा हो और शरीर सुन्न पड़ चुका था, जैसे किसी ने एक ही पल में सारे सेंसेस ऑफ कर दिए हों। उस चेहरे में मैं खुद को नहीं बल्कि राहुल को देख रही थी। वही राहुल जो अब इस दुनिया में नहीं था, वही राहुल जिसके नाम से मैंने अपने जीवन के सबसे बुरे दिन देखे थे। लेकिन यह चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैं पहले जानती थी। यह चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, आंखें लाल, होंठ दबे हुए और जबड़े इतने कसे हुए जैसे किसी का खून पीने ही वाला हो। मैंने पीछे पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था और जैसे ही मैंने दोबारा शीशे में देखा वो चेहरा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ मैं थी, कांपती हुई,
पसीने में भीगी हुई और खुद को खोती हुई। उस दिन के बाद मैंने उस आईने को अखबारों से ढक दिया, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ ऐसा होने लगा जो मेरी हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी था। कभी रात को खिड़की खुद ब खुद खुल जाती, कभी बेड के नीचे से कुछ गिरने की आवाज आती, और सबसे अजीब बात यह कि हर सुबह उठते ही मैं खुद को उसी जगह बैठा पाती जहां पिछली रात अनामिका की वीडियो में वो बैठी थी। मतलब फ्लैट अब सिर्फ डर नहीं दिखा रहा था, वो मेरी हर हरकत की नकल कर रहा था। जैसे वो खुद मुझे जीने नहीं दे रहा था, बल्कि खुद मेरी जिंदगी बनना चाहता हूं। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं अब इस जगह का हिस्सा बन चुकी हूं, और अब ये जगह मुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मैं खुद को पूरी तरह खो नहीं देती। एक रात जब मैं बेड पर लेटी थी और मोबाइल पर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी, अचानक से मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसमें बस एक लाइन लिखी हुई आई, अब तू ही रह गई है। इसके बाद मोबाइल फिर से ऑन हुआ, सब नॉर्मल लगने लगा। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका था कि ये फ्लैट सिर्फ मेरे आसपास की चीजों को नहीं, मेरी सोच, मेरी यादें, मेरी गलती, हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है। और अब वो सिर्फ दिखा नहीं रहा, मुझे महसूस करवा रहा है कि मेरे अंदर जो दाग है उसे सिर्फ कबूल करने से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि उसे जीकर भुगतना पड़ेगा। उसी रात करीब 1:45 पर जब मैं अचानक नींद से उठी तो देखा कि मेरे कमरे की लाइट जल रही थी, जबकि मैंने उसे बंद किया था। लाइट जलने से भी अजीब बात यह थी कि मेरी अलमारी का एक पल्ला खुला हुआ था और उसमें एक लाल रंग की साड़ी टंगी हुई थी। यह साड़ी मैंने कभी नहीं खरीदी, ना ही पहनी थी, और ना ही वो वहां पहले कभी थी। मैं डर के मारे कुछ पल के लिए पसीने पसीने हो गई, लेकिन जब मैं हिम्मत करके उसके पास पहुंची तो अलमारी में वो साड़ी अब नहीं थी। यानी जो मैंने देखा वो या तो किसी और ने रखा था या फिर मुझे दिखाया गया था, और मुझे लगने लगा था कि अब ये फ्लैट मेरे दिमाग को पूरी तरह निगलने की तैयारी में है। अगले दिन मैंने श्रुति को बुलाया और सारा किस्सा बताया। उसने पहले तो मुझे शौक में देखा, फिर धीरे से बोली, सान्या, ये फ्लैट अब तुझसे तेरी यादें नहीं, तेरा सच छीनना चाहता है, और तुझे खुद से बचाने का एक ही रास्ता है, अपने अंदर झांकना, वो देखना जिसे तू अब तक छुपाती आई है। पर एक बात याद रख, जो तू खुद में देखेगी उसे झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई, पर अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। मैं जानती थी कि आगे जो भी होगा वो दर्दनाक होगा, शायद जानलेवा भी, लेकिन यह भी तय था कि अगर मैं कुछ ना करती तो धीरे धीरे मैं खुद को ही खो देती। उस रात जब मैं अकेली बैठी थी, मैंने पहली बार आंखें बंद करके खुद के अंदर झांकने की कोशिश की। मैंने खुद से पूछा, राहुल की मौत में मेरा हाथ था? जवाब आया, हाँ। तूने उसे बचाया नहीं, तू चाहती थी कि वो मरे, तूने खुद को सही ठहराया, पर तेरी चुप्पी भी उसका कत्ल थी। उस एक लाइन ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैंने अब तक कभी खुद से ये बात नहीं कबूली थी, लेकिन उस रात, उसी फ्लैट में, उसी कमरे में जब मैंने सच को खुद के अंदर देखना शुरू किया, तो हर एक याद, हर एक झगड़ा, हर एक चीख दोबारा सामने आने लगी। वो रात जब राहुल कार ड्राइव कर रहा था और मैंने उसे बार बार उकसाया। उसकी गाड़ी की ब्रेक की चेकिंग मैंने जानबूझकर नहीं की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो फेल हो जाए। मैं चाहती थी कि राहुल चुप हो जाए, हमेशा के लिए। अब जब ये सब मैंने खुद से कबूला, तब पहली बार फ्लैट की हवा में एक अजीब सी खामोशी आई, जैसे किसी को मेरा यह कबूल नाम पसंद आया हो, जैसे किसी ने कहा हो, अब तू मेरी है। उस पल मैं समझ गई थी कि यह फ्लैट कबूल नहीं कराता, यह सजा सुनता है और फिर उसे पूरा करता है। और अब मेरी सजा शुरू होने वाली थी। तीसरी रात, यानी वो रात जिसका जिक्र अब तक हर उस किराएदार की कहानी में था जो इस फ्लैट में आया, और जिनमें से कोई भी जिंदा नहीं निकला। अब तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो सब तो जैसे एक ट्रेलर था, डर की झलक, गुनाह की चुभन, और अब उस फिल्म की पूरी कहानी दिखने वाली थी जिसे ये फ्लैट बरसों से अपने अंदर कैद किए हुए था। उस दिन जब सूरज ढला तो घर की दीवारें और ज्यादा पीली दिखने लगीं, जैसे वक्त ने उनका रंग निचोड़ लिया हो। लाइट्स ऑन करने के बावजूद कमरों में अंधेरा भरा था, और हवा में कुछ ऐसा था जो सांस लेने के एहसास को भी बोझिल बना रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के करीब 9 बज चुके थे, और मेरे अंदर जैसे किसी ने उल्टी गिनती चालू कर दी थी। मेरा शरीर अब सिर्फ थका हुआ नहीं, बल्कि टूटा हुआ महसूस हो रहा था, जैसे मैं एक इंसान नहीं, कोई ऐसा खिलौना बन चुकी थी
जिसे धीरे धीरे खोलकर सब रहस्य बाहर निकाल लिए गए हों। मैंने खुद को किसी तरह बिस्तर तक पहुंचाया, लेकिन बैठते ही लगा जैसे बिस्तर की चादर जमीन से चिपक गई है, जैसे कोई मुझे वहीं रोकना चाहता है। पीछे से आवाज आई, धीमी पर इतनी साफ कि जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो, अब भाग नहीं सकती। मैंने चौंक कर पीछे देखा, पर हमेशा की तरह वहां कोई नहीं था। लेकिन कमरे में अब वो ठंडक नहीं थी जो किसी ऐसी से आती है। ये वो ठंड थी जो कब्र से निकलती है, जो सांसों को जमा देती है और मन में एक सवाल को गूंजने देती है, क्या तू वाकई जिंदा है? मुझे समझ आ गया था कि इस रात को काटना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वो रात थी जिसमें हर किसी की कहानी खत्म हुई थी, और शायद मेरी भी। करीब 10:30 बज चुके थे जब कमरे की सारी लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं और सिर्फ किचन की एक हल्की सी रोशनी बाकी रह गई, जो अब मेरे पूरे फ्लैट में डर का इकलौता लैंप बन चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जवाब दे रहे थे, जैसे किसी ने उनके नीचे से जमीन खींच ली हो। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई, एक नहीं, दो नहीं, लगातार 3 बार, जैसे कोई जानबूझकर शोर कर रहा हो, मुझे खींच रहा हो। हिम्मत जुटाकर मैं किचन की ओर बढ़ी, और जैसे ही उसके पास पहुंची, देखा कि स्लैब पर रखे सारे बर्तन गिरकर एक लाइन में सेट हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें ध्यान से जमाया हो। और बीच में रखी थी एक पुरानी फोटो। उसमें मैं और राहुल एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मुस्कुराते हुए, लेकिन उस फोटो में एक तीसरा चेहरा भी था, जो पीछे खड़ा था, धुंधला, पर उसके नाक और होठों के पास वही नुकीले दांत, जैसे मैंने उस औरत में देखे थे, जो रात को मेरी टैक्सी में बैठी थी। उस पल मेरा पूरा शरीर सिहर उठा, जैसे किसी ने रीढ़ की हड्डी में बर्फ डाल दी हो। मैं वो फोटो उठाने ही वाली थी कि तभी बेडरूम का दरवाजा जोर से भड़का, जैसे किसी ने अंदर से बंद करके पूरी ताकत से उसे खींचा हो। मैं दौड़ कर गई, और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, आंखें एकदम काली और मुंह से खून रिसता हुआ। वो मुझसे कुछ कह नहीं रही थी, पर उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उसे पता हो कि अब उसका काम पूरा होने वाला है। उसने सिर्फ एक इशारा किया, उस अलमारी की ओर जहां मैं पहले एक साड़ी देख चुकी थी, और उस इशारे के बाद वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। लेकिन वो खत्म नहीं हुई थी, वो बस अब मेरे अंदर घुस चुकी थी। मैं हांफती हुई नीचे बैठ गई, और अचानक मेरी सांसें जैसे थमने लगी, मेरी आंखें बंद होने लगीं, और फिर एक अंधेरा। लेकिन वो कोई नींद नहीं थी, वो एक और दुनिया थी, जहां मैं फिर से उसी कार में थी। राहुल ड्राइव कर रहा था, हम दोनों लड़ रहे थे, और मैं उसके ब्रेक चेक करने की बात पर चुप थी। एक और झगड़ा, एक और गाली, और फिर एक्सीडेंट। लेकिन इस बार सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था, जैसे कोई मुझे हर पल दोबारा महसूस करवा रहा हो। और राहुल की आंखों में मरते वक्त जो सवाल था, वो अब मेरे सामने खड़ा था। क्या तूने मुझे जानबूझकर मरने दिया? मैं चिल्ला पड़ी। हाँ, मैंने उसे नहीं रोका, मैंने ब्रेक नहीं चेक किए। मैं चाहती थी कि वो मरे, मैं चाहती थी कि सब खत्म हो। अब बस कर दो, अब और मत दिखाओ। अचानक मैं फिर से उसी बेड पर थी, पसीने से तर, पूरे बदन में झंझनाहट। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी, अब मैं खुद को आईने में नहीं देख पा रही थी। मतलब अब मैं वही बन चुकी थी जो अनामिका बनी थी, जो रोहित बना था, और बाकी सब। अब मैं इस फ्लैट का हिस्सा थी, और बाहर की दुनिया मेरे लिए नहीं रही। उस रात जब मैं बिस्तर से उठी, मेरे अंदर से जैसे इंसानियत की आखिरी सांस भी निकल चुकी थी। शरीर भारी नहीं था, बल्कि पूरी तरह सुन्न हो चुका था, और दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी हलचल थी जो पूरे शरीर में दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब खुद में नहीं रही, जैसे मेरी जगह अब कोई और आ गया हो, या फिर मैं खुद ही 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। एक हिस्सा जो अब भी जिंदा रहने की जिद में था, और दूसरा हिस्सा जो हर चीज से हार चुका था, हर डर से, हर गिल्ट से, हर रिश्ते से, और सबसे ज्यादा खुद से। क्योंकि जब इंसान खुद को माफ नहीं कर पाता तो वो अंदर ही अंदर मरने लगता है। और मेरा वो हिस्सा अब कई रात पहले मर चुका था। रात के करीब 2:20 हो रहे थे। पूरा फ्लैट एकदम शांत था, लेकिन वो खामोशी वो वाली नहीं थी जो किसी रात को आराम देती है। ये खामोशी कुछ कह रही थी, बहुत धीरे, लेकिन सीधा मेरे कानों में, मेरे जहन में, मेरे अंदर। जैसे कोई रिकॉर्ड हो चुका वाक्य बार बार दोहराया जा रहा हो, अब तेरी बारी है, अब तू भी कबूल कर जैसा बाकी ने किया। और उस वक्त
मुझे याद नहीं कि मैं कैसे बेड से उठी, कैसे अपने कदमों को घसीटते हुए उस आईने के सामने खड़ी हुई और कैसे मैंने वो अखबार की पट्टियां हटाई जो मैंने उस डर से चिपकाई थी कि मुझे अपना ही चेहरा ना देखना पड़े। लेकिन आज मैं खुद को देखना चाहती थी, एकदम साफ, बिना किसी परत, बिना किसी बहाने, क्योंकि मुझे अब और कुछ नहीं छुपाना था। जैसे ही आईना साफ हुआ, मुझे वहां में नहीं बल्कि एक जली हुई, झुलसी हुई और खून से सनी लड़की दिखी, और उसके पीछे एक लंबा काला साया जो मेरी गर्दन पर झुका हुआ था। उसके हाथ मेरे कंधों पर थे, लेकिन उसका चेहरा मेरे सामने नहीं था। मैंने बिना डरे पूछा, क्या तू वही है जिसने अनामिका को भी निगला था? क्या तू अब मेरी बारी का इंतजार कर रहा है? और जवाब में आईने की उस लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसकी आंखों में देखा और वहां मुझे सिर्फ एक बात दिखी, सच का चेहरा तुझे पहचान चुका है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे अब तक मैंने जितना भी रोका था वो सब एक साथ बह निकला। मैंने चीख चीख कर कहा, हाँ, मैंने राहुल को मारा, मैंने ही उसे उस एक्सीडेंट की तरफ धकेला, मैंने ही उसके ब्रेक्स को नजरअंदाज किया, क्योंकि मैं उससे थक चुकी थी, उसके शक, उसकी बातों से, उसके उस पागलपन से जिसे वो प्यार कहता था। और उस रात जब हम झगड़ रहे थे, मैं बस चाहती थी कि वो गाड़ी से उतरे, लेकिन वो नहीं उतरा। मैंने उसे चुपचाप मरने दिया और तब से मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। आईने की उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, वो बस मेरे आंसू देखती रही, लेकिन उसके पीछे जो साया था वो अब बड़ा होता जा रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, तू मेरी बन गई है। उस आवाज में न कोई गुस्सा था, न बदला, बस एक सर्द फैसला था, जैसे कोई अदालत सालों बाद फैसला सुना रही हो। मैं अब कांप नहीं रही थी, क्योंकि अब डर खत्म हो चुका था। अब जो था वो सिर्फ सच्चाई थी, नंगी, कड़वी और अंदर तक चीर देने वाली। मैंने खुद को आईने में देखा और पहली बार मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा सिर्फ एक खालीपन, एक ऐसा अक्स जो अब इंसानी शक्ल छोड़ चुका था। मेरी आंखें अब भी मेरी थीं, लेकिन उनमें चमक नहीं थी, बस एक सूनापन था, जैसे उनमें अब दुनिया को देखने की कोई वजह नहीं बची। तभी पीछे से किसी ने मुझे धीरे से पुकारा। वो आवाज राहुल की थी, एकदम वैसी जैसी वो मरने से पहले चिल्लाया था, सान्या। लेकिन इस बार उसमें न गुस्सा था, न ताना, बस एक दर्द था, ऐसा दर्द जो मैं अब समझ चुकी थी। मैं बिस्तर पर जाकर बैठ गई, एकदम चुप, एकदम खाली, और उसी पल फ्लैट की लाइट फिर से ऑन हो गई। कमरे में कोई शोर नहीं था, कोई डरावनी चीज नहीं हो रही थी, लेकिन मैं जान गई थी कि अब सब बदल गया है। अब मैं वही सान्या नहीं रही जो यहां आई थी। अब मैं इस फ्लैट का हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसी रूह जो खुद अपने अंदर कैद है। और अब जो भी इस फ्लैट में आएगा, मैं उसका चेहरा देखूंगी, उसकी कहानी सुनूंगी और इंतजार करूंगी कि कब वो भी अपना कबूलनामा सुनाए। और फिर वही होगा जो अब तक होता आया है, कोई नहीं बचेगा। जिस सुबह की मुझे उम्मीद नहीं थी वो सुबह आई, लेकिन उस सुबह की रोशनी किसी नई शुरुआत जैसी नहीं थी। वो रोशनी एक ठंडी राख जैसी थी, जो बस बताने आई थी कि कुछ जल चुका है, कुछ खत्म हो चुका है, और अब जो बचा है वो सिर्फ एक सन्नाटा है। मैं बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन जैसे शरीर में जान नहीं थी, जैसे आत्मा अब इस कमरे में नहीं, किसी और जगह जाकर बैठ चुकी हो, और मैं बस एक खोल बनकर रह गई हूं। बाहर की दुनिया चल रही थी, लोग ऑफिस जा रहे थे, दूध वाले घंटी बजा रहे थे, नीचे के पार्क में बच्चे खेल रहे थे, लेकिन फ्लैट नंबर 305 के अंदर कोई इंसान अब मौजूद नहीं था। सिर्फ मैं थी और वो सब जो मुझसे पहले यहां रह चुके थे। जब मैंने बालकनी की तरफ देखा तो वहां वो अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसे मैंने कभी कभार कॉरिडोर में आते जाते देखा था, लेकिन उसका चेहरा अब साफ दिखा। वही रोहित था, वही जो आईटी में था, जिसने अपनी कलाई काट ली थी। अब मेरे चारों ओर वो सब दिखने लगे जो कभी इस फ्लैट का हिस्सा थे। अनामिका, जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी, स्वाति, जो पागल हो गई थी, वो लड़का जो आंखों में डर लेकर बस अपनी डेड बॉडी बनकर सामने था। सब यहां थे और सब शांत खड़े थे, जैसे एक सभा हो और मैं उसका नया सदस्य बन चुकी हूं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सबकी आंखें एक ही सवाल पूछ रही थी, अब तू क्या करेगी? और मैं क्या करती? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस एक सन्नाटा था जो मेरे अंदर गूंजता रहा।
तभी पीछे से मुझे फिर एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन इतनी गूंजदार कि रूह तक हिला दे। अब तू चुनी गई है, अब तू बताएगी सच्चाई, अब तू दिखाएगी रास्ता। और जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर हर दीवार पर अब मेरे ही चेहरे की परछाई थी और हर परछाई किसी और की कहानी बन चुकी थी। उस दिन के बाद फ्लैट नंबर 305 बंद हो गया। अंदर से कोई बाहर नहीं गया, कोई अंदर नहीं आया। सिक्योरिटी गार्ड वर्मा अंकल ने कोशिश की कॉल करने की, दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर सोसाइटी ने पुलिस बुला ली। उन्होंने दरवाजा तोड़ा लेकिन अंदर जो मिला वो किसी ने सोचा नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक लड़की बैठी थी, शांत, आंखें खुली हुई लेकिन सांस नहीं चल रही थी। सामने फर्श पर लिखा था, मैं थी गुनहगार और अब मैं ही हूं गवाह। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अगले कुछ हफ्तों तक फ्लैट नंबर 305 को सील कर दिया गया। केस क्लोज हो गया। रिपोर्ट में लिखा गया, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं, मानसिक तनाव माना गया। लेकिन सी विस्टा सोसाइटी में एक अफवाह धीरे धीरे फैलने लगी कि हर रात 12:30 बजे उस फ्लैट की खिड़की से एक औरत को देखा जा सकता है। खड़ी रहती हैं, बाहर देखती हैं, कभी रोती हैं, कभी मुस्कुराती हैं और कभी कभी किसी को बुलाती हैं। फिर कुछ महीने बाद एक नया कपल आया, राज और दिव्या। नया शहर, नया प्यार और एक नया घर। एजेंट उन्हें फ्लैट दिखाने ले गया और बाहर खड़ा होकर बोला, थोड़ा पुराना है लेकिन सी व्यू मिलेगा, सस्ता है और फर्निश्ड भी। दिव्या ने पूछा, कौन रहा है पहले यहां? तो एजेंट ने मुस्कुराकर कहा, काफी लोग आए गए पर अब फ्लैट बिल्कुल क्लीन है। राज ने फ्लैट की चाबी घुमाई, दरवाजा खुला और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पीछे से लिफ्ट की लाइट झपकने लगी और दूर से किसी औरत की धीमी सी आवाज गूंजी, फिर कोई आया है, फिर कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी लोगों को भी पता है कि अपना एक दूसरा तंत्र लोक के नाम से भी चैनल है, तो आप लोग वहां जाकर भी कहानियां सुना करो और बेनाम की तरह ही तंत्र लोक को भी प्यार दो। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने तंत्र लोक का लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहां से जाकर भी तंत्र लोक की खौफनाक कहानियां सुन सकते हो। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले बल्लू हैं बिहार से, रविंद्र, मनीषा और निखिल हैं गुड़गांव हरियाणा से, सनी चौहान हैं आजमगढ़ से, जीशान अहमद हैं महाराष्ट्र से, रवि हैं शाहजहांपुर से, सौरभ कुमार हैं यूपी से, सुनील तुनवाल हैं जयपुर से, जितेश हैं दिल्ली से, ज्ञान आचार्य हैं यूके से, सुमित कुमार हैं बिंडवारा से, नीलेश यादव हैं भोपाल से, फुरबो तिब्बतन हैं सिक्किम से, मोहित बंसल हैं लखीमपुरी खेरी से, कम्मा हैं रायपुर से, ऋतु, ऐश्वरी, पल्लवी, चांदनी, आदित्य और मंजुलता हैं ओडिशा से, वाइसोंग हजांग हैं कार्बियालंग से, राजमंगल दास हैं नेपाल से, आरती अन्ना हैं यूके से, रोहित यादव हैं अयोध्या से, उमर फारूक हैं तेलंगाना से, अबिद शाह हैं फैसलाबाद से, नूर आलम हैं झारखंड से, शिल्पा हैं मुंबई से, भैया खान हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, बबीता कुमारी और अंश कुमार हैं उत्तर प्रदेश से, अशोक जलवा हैं बुढ़ार से, टूटन बासुमत्री हैं असम से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, एलिजाबेथ हैं उड़ीसा, जसराज हैं बाड़मेर से, निहार सिंह हैं मेघालय से, रोहित सिंह हैं गोंडा से, अनूप कुमार हैं बिहार से, रेहान अंसारी हैं दिल्ली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, राजुल्ला हैं उत्तर प्रदेश से, सोनिया सागर और नीरज सागर हैं उत्तर प्रदेश से, स्नेहल मिट्टे हैं सोलापुर से, शाहरुख मंसूरी हैं सारंगपुर मध्य प्रदेश से, सूरज और कविता हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अवधेश गुर्जर हैं लालगंज से, सद्दाम हैं बिहार से, रोबिन लामा हैं सऊदी अरब से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता कौर और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, सुनील टक, नीरू टक और रुचि टक हैं बीकानेर राजस्थान से, संतोष यादव हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, शबनम है बंगाल से,
धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, राजन नूर हैं कीका श्रीवर्धन से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, सोमेश कुशवाहा हैं मध्य प्रदेश से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, सचिन कुमार हैं बिहार से, मनोज बिढ़ारी हैं नेपाल से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, ज्योति गुलिया हैं हरियाणा से, अर्जुन कुमार हैं सोनिया विहार दिल्ली से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, नासिर तोवा हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, संदीप हैं संगरूर से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, विकास पांचाल हैं उत्तर प्रदेश से, केपी राजपूत हैं बुंदेलखंड से, पार्वती चलवानी हैं पुणे महाराष्ट्र से, पालाब हैं असम से, रवि और अनुष्का हैं झालावाड़ राजस्थान से, शोभा और अशोक ओगणिया हैं सिरसा हरियाणा से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, अपर्णा कांबले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, रमेश कुमार हैं अमृतसर पंजाब से, सीपा बरार हैं बठिंडा पंजाब से, पवन कैथल हैं हरियाणा से, सूरज कुमार हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, अशोक कुमार तिवारी और स्वरूपमा तिवारी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, सुमित कुमार हैं मुंगेर से, उमेश कुमार हैं नेपाल से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, रामनिवास नागर हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, अब्दुल्लाह शेख हैं कुवैत से, गोकुल मोनी दत्ता हैं असम से, अंश मलिक हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, डीके बोरो हैं असम से, राजीव दिया तनु और परी हैं मुंबई से, नीरज महंत हैं कुल्लू मनाली हिमाचल से, प्रवीण सिंह हैं नई दिल्ली से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, देवी हैं यूके से, पंकज हैं यूपी से, दिनेश चौहान हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, अवनीत हैं जालंधर सिटी पंजाब से, मुकेश कुमार जाटव हैं यूपी से, रमेश हैं बालोतरा से, और सबसे लास्ट में सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।